हेलो सत श्री अकाल, दिस इज वीआईपी आरजे मृणाल। और जिस तरह से मंडे से लेके सैटरडे तक का आपको वीआईपी बनाता हूँ, वैसे मैं एक दिन रह गया, उसमें भी क्यों ही पीछे हटूं। संडे को भी मैं आ जाता हूँ 10 से 12 लेकर बिग स्पॉटलाइट विद आरजे मृणाल, ताकि आप एक दिन जो रह जाता है उसमें भी आप पूरा का पूरा वीआईपी फील करें। ये एक ऐसा शो है जिसमें ट्राई सिटी के ऐसे पायनियर लोगों को मैं आपसे मिलवाता हूं, जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। चाहे मेडिकल हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे खाना पीना हो, म्यूजिक हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, जो आप बोले ये बंदा आपके लिए वो हाजिर कर देता है उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को। एंड इसके साथ साथ ना जो आपका थ्रू आउट द वीक का जो थॉट प्रोसेस है वो भी थोड़ा शार्प रहता है। आप भी सोचते हैं यार इन्होंने कर दिया तो मैं भी करूंगा जनाब, इसलिए तो मैं कहता हूं मैं वीआईपी, तो आपको भी बनाऊंगा वीआईपी। और आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ बैठा हूं ना, जो मेडिकल फील्ड में 30-35 सालों से बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब तो इनकी फील्ड बड़ी इंटरेस्टिंग है। पता नहीं वो दूरबीन लगा के कुछ देखते हैं, वो क्या है, मतलब मेरे को तो पता नहीं है, वो सर ही बताएंगे। सो कौन है, क्या है। हेलो सर, कैसे हैं आप? एंड वेलकम टू द बिग स्पॉटलाइट। एक बार जितने हमें सुन रहे हैं, जितने हमें देख रहे हैं, उनको अपना काम और नाम प्लीज बता दीजिए। Thank you, Mrinal. Thank you so much. Thank you for calling me to the Big Spotlight show. I am Dr. Harsh Kumar Agarwal. I am a general surgeon practicing in the Tri-City, and I have an experience of about 30 odd years. I am a laparoscopic surgeon by profession. So that's in short about me. थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी एट तारनीज। एंड सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये क्या लेप्रोस्कोप क्या होता है सर? मतलब मेरे से बोला नहीं जा रहा, आपने कर भी दी 30 सालों से। नहीं मृणाल, लैप्रोस्कोपी कोई बहुत फैंसी वर्ड नहीं है। अच्छा। लैप्रोस्कोपी का मतलब है लुकिंग इनसाइड द एब्डोमेन या एक दूरबीन से। अच्छा। तो इसमें क्या है कि पुराने जमाने की सर्जरी और अब की सर्जरी में बस फर्क यही है कि जो अप्रोच है वो बटन होल है। अच्छा। बगैर टांके के या दूरबीन से, जिन्हें ऑपरेशंस कहते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी is just that. So I've been doing laparoscopy now for about 30 years. तो मतलब जैसे टेलीस्कोप से आसमान देखते हैं, वैसे अब लेप्रोस्कोप से बॉडी के अंदर की चीजें देखते हो। जी 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 हम उन्हें देखते हैं, और उसमें देखते हुए एक टीवी स्क्रीन पे देखते हुए, हम पेशेंट की तरफ नहीं देखते, टीवी स्क्रीन पे देखते हुए हम उनके इंटरनल ऑर्गन्स को ऑपरेट करते हैं। तो टीवी स्क्रीन पे देख के कभी लेफ्ट राइट का दिक्कत नहीं पड़ा? वो इनिशियली ट्रेनिंग में बहुत पड़ा था। बड़ी गालियां करी है अपने मेंटर से, अपने टीचर से, बट देन दैट इज अ ग्रोइंग कर्व, अ लर्निंग कर्व, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हैज बीन वेरी काइंड, वी आर डूइंग वेल नाउ। टचवुड। और सर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया यार लेप्रोस्कोपिक के अंडर भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसको आपने मास्टर करा है, वो क्या है? लैप्रोस्कोपी के अंडर नाउ एक्चुअली चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स है, चाहे लैप्रोस्कोपिक यूरोलॉजिस्ट है, चाहे लैप्रोस्कोपिक गायनोकोलॉजिस्ट है, तो हर फील्ड में आज की तारीख में लैप्रोस्कोपिकली सर्जरीज होती हैं। सो जितनी स्पेशलिटीज हैं सारे जो है वो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के थ्रू। मिनिमल इन्वेसिव का मतलब होता है कि मिनिमम स्किन कटिंग। अच्छा। इंटरनल ऑर्गन्स को तो हमें एहसास है नहीं, आप अपनी किडनी का पता नहीं कर सकते, है ना। यू कैन टच योर नोज, यू कैन टच योर किडनी, तो लेकिन उसके ऊपर की स्किन पे टच है। तो अगर वो कट मिनिमम होगा तो पेन एंड फ्रॉम द सर्जरी विल बी मिनिमल, एंड रिकवरी फ्रॉम द सर्जरी विल बी वेरी फास्ट। बहुत ही बढ़िया सर। चलो मतलब आप तो हमारे शरीर के अंदर वो दूरबीन डाल के देख ले तो कहीं नाका नूका लगा हुआ ऐसे करके आप निकल जाओगे। किडनी पे जाना, दिल से होते हुए चले गए, है ना। वैसे इतने क्यूट से लग रहे हो, दिल में तो आप पहुंच ही जाओगे। तो इसके साथ ही साथ मतलब इन योर प्रोफेशन डॉक्टर हैं आप, तो इसके साथ साथ और क्या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है? So, Mrinal, I have a very keen interest in anorectum. Okay. So, I am a certified proctologist. Now, proctologist का मतलब होता है जो कि पाइल्स डिजीजेस और उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को डील करता है। So, I have had the honor of doing multiple difficult surgeries in the past few years. And for example, you see, piles is one subject जो बड़ी hushed up voices में बात करते हैं लोग, मजाक बना देते हैं, piles के ऊपर बहुत सारे जोक्स चलते हैं, बट जो सफर करता है उसकी सफरिंग जो है वो अनपैरेलल्ड है। और आप सरप्राइज होंगे कि 70% ऑफ पॉपुलेशन एट वन टाइम और द अदर सफर्स फ्रॉम पाइल्स इन देयर लाइफ टाइम। सो लेकिन ऐसा नहीं है कि पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ सर्जरी ही जरूरी है। There are 9 different techniques surgery की, but
what is important is 1 out of 10 persons would only require surgery. The other 9 can be managed with medication, Medication, and lifestyle modification. But this 10% is also a very considerable number. And quacks के पास these cases are usually mishandled and complicated. तो मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट शो करके मैंने अपने आप को डेवलप किया. देयर आर 9 डिफरेंट टेक्निक्स जिससे पाइल्स ऑपरेट होती हैं. आई डू ऑल 9 ऑफ देम. But there is one technique which is also used in US and Europe, and that is known as the Doppler technique for treatment of piles. Okay. And North India में there are very few surgeons. I think मैं अपने अलावा बस एक को जानता हूँ, जो सीनियर सर्जन जो ये करते हैं. Otherwise दिल्ली के नॉर्थ में we are the only ones who are doing these Doppler surgeries for piles. It is a kind of non-surgical treatment, and the person can go back after 4 hours of surgery and can immediately go back to work. Okay. So it is a painless. इसमें कोई कैंची चाकू का इस्तेमाल नहीं होता. It's a wonderful. So looking at the sufferings while I was in my masters, my boss once told me, "के do not operate on a piles patient till he literally begs you to do it." अच्छा. It is a very thankless job. And so that is how, when I looked at the latest advances in treatment of piles, I gradually got this experience. And today I've done some 35,000 plus surgeries for piles. 35,000. Yeah. Okay. मतलब इतने लोगों को आपने ठीक कर दिया है. इतनों को मैंने ऑपरेट करा है. I've treated more than 4 lakh patients. 4 lakh patients. Yeah, it is amazing. Wow. It is a very common problem. Very, very common problem. The only word of caution is that unless it is managed in a scientific way, it can lead to complications. Right. और इसमें जो social stigma है, it should not be there, because this, like any other disease, is a disease. Yeah. And you need to be aware of it. बिल्कुल. एंड सर अभी आपने सोशल स्टिग्मा की बात की है, राइट? तो दूसरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड to the social stigma. Yes, you're very right. And which is also the part of the sexual awareness. और जो sexual diseases होती है उसकी awareness के regarding आप भी काम कर रहे हैं. उसमें भी I guess आप बता रहे थे कि 35-40,000 operations आप वो भी कर चुके हैं. Yes, I've done since 30 years of in your 30 years of experience. That's right. So वो क्या चीज है, please वो भी बताइए. So Mrinal, here what we are talking about is a disease which is related to the male sexual organ, the penis, and it is the tight foreskin that we are worried about. Yeah. Now, if the foreskin is tight, it is called phimosis. Phimosis. Yeah. Phimosis. Now, phimosis is a physiological condition. मतलब जितने मेल बच्चे पैदा होते हैं उन सबको phimosis होता है. सबको. 100 on 100 children who are born will have the foreskin tight. But as a child grows, उसके organ का size बढ़ता है, and in 9 out of 10 patients, the phimosis gets corrected on its own. Okay. अब यहाँ पे ये चीज कौन देखेगा? A child wouldn't know that he has phimosis. Yeah. So it is the role of parents to know whether the child has a tight foreskin or not. And if the phimosis does not get corrected by the age of 14 years, then it requires treatment. Okay. And phimosis is very common. Even if it is only 10%, it is a very common disease. Okay. And sir, phimosis जो एक disease है, sexual disease है for men. अब इसके बारे में तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि हम फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में भी ये वो सोशल स्टिग्मा तो है ही, वो धीरे धीरे चीजें उठ के आ रही हैं, राइट? बट मेन सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अभी भी आई गेस वो चीज अभी उठी ही नहीं है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? In our Indian culture, in the Indian society, talking about sex is hush-hush voices. कोई बात नहीं करना चाहता. Sexual awareness, sexual sex education, हमारे देश में जो sexual awareness है वो बहुत कम है. We are getting better. There is no doubt. With the new generation is much more aware of what is about sexual health. But yes, we are far from being adequately
educated when it comes to male sexual health. It still requires a lot of awareness, and that is the reason why I'm here talking with you, because I want to spread this awareness Right. that the sexual health diseases related to phimosis is something which can be very easily managed. जी. Yeah. एंड सर फाइमोसिस की बात कर रहे हैं, चलो अभी आपने बताया कि ये बेसिकली होता क्या है, किस चीज को हम फाइमोसिस कहते हैं, तो किस एज में, मतलब ये तो आपने बताया था टिल 14 इयर्स दिस कैन बी करेक्टेड, तो क्या इसके मतलब पहले भी या इस एज के बाद भी, या एक पर्टिकुलर इसके लिए एज है कि भाई इस एज के बाद इसका इलाज नहीं हो सकता है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है. फाइमोसिस जब डायग्नोस हो जाए, ओके, अगर 14 इयर्स के बाद फाइमोसिस डायग्नोस हुई है तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली कर देना चाहिए. अच्छा. बिकॉज अगर मैंने कहा ना कि हर बच्चा, मेल बच्चा जो पैदा होता है, जो लड़का पैदा होता है हमारे घरों में, उसको फाइमोसिस होती है. फाइमोसिस मतलब आगे की फोरस्किन चिपकी हुई है, पूरी तरह से पीछे नहीं जाती. ये 14 साल तक और ज्यादा से ज्यादा 16 साल तक ये अपने आप ठीक हो जानी चाहिए. अगर ये ठीक नहीं होती है तो इसका इलाज एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए. नाउ मृणाल, फाइमोसिस हमेशा पैदाइशी नहीं होती. अच्छा. हाँ, फाइमोसिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ सर्टेन डिजीजेस, सर्टेन स्किन इन्फेक्शंस, डायबिटीज. नाउ वी नो इंडिया इज द न्यू कैपिटल ऑफ डायबिटीज. तो डायबिटीज पर से, बिकॉज डायबिटीज की वजह से स्किन इन्फेक्शन होते हैं. कुछ ऐसी बहुत पॉपुलर दवाइयां हैं विच आर वेरी इफेक्टिव टू कंट्रोल डायबिटीज. वो दवाई की वजह से भी फाइमोसिस हो सकती है. ओके, राइट. सो देयर आर टू एज ग्रुप्स. वन इज दीज यंग बॉर्न्स जिनमें पैदाइशी फाइमोसिस हुई और करेक्ट नहीं हुई. इनका इलाज तो इमीडिएटली होना चाहिए, एंड अनफॉर्चुनेटली इलाज सिर्फ सर्जरी है. जो दूसरा क्राइटेरिया है डायबिटीज में, स्किन इन्फेक्शंस में, उसमें डायबिटीज कंट्रोल करके, स्किन इन्फेक्शन कंट्रोल करके एक 40 to 50% लोगों में हम लोग फाइमोसिस को रिवर्ट कर सकते हैं दवाइयों से. ओके. सो बट अगर वो फेल होता है, सो द ट्रीटमेंट ऑफ फाइमोसिस इज अ वेरी वेरी सिंपल सर्जिकल टेक्निक विच इज नोन एज सर्कमसिजन. जी. तो इसमें अब हम इसको डायग्नोस करने की अगर हम बात करते हैं, तो अब आपने बताया कि यार इसकी कोई एज नहीं है, ठीक है, तो इसको डायग्नोस किस तरीके से किया जा सकता है? मृणाल, ये तो यूजुअली क्या होता है कि मदर्स दे गिव बाथ टू देयर बॉयज, राइट. एक एज तक बच्चे नहाते हैं. राइट. अगर मदर्स को नहीं पता चलता तो व्हेन अ बॉय गेट्स अवेयर ऑफ दिस के स्किन पीछे नहीं जा रही है, ही मस्ट टेल हिज पेरेंट्स कि ये मेरे को प्रॉब्लम है. अब उसकी अवेयरनेस अगर पेरेंट्स को होगी, अगर वो खुद नहीं देख रहे हैं, तो बच्चे से पूछ सकते हैं, डज योर स्किन गो बैक. दिस क्वेश्चंस वुड ओनली बी आस्क्ड टू द बॉय if there is awareness about this condition. भाई पेरेंट्स पूछेंगे क्यों? अब होता क्या है, when a boy gets aroused, sexually active, उसको तब पता चलता है, उसको लगता है कि पता नहीं शायद ये मेरी गलती है. Now he tries to hide away from his parents. और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यही हो रही है कि मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं 16 साल के, 18 साल के, I cannot treat them because they are minors. And they wouldn't call their parents. और होता क्या है कि उन बच्चों को एक साइकोलॉजिकल वो हो जाता है कि there is something wrong with me. I cannot tell my parents. My parents would punish me. They continue to suffer, and this can lead to very serious complications. There's something called psychological impotence. A boy starts to think that he is sexually incompetent, and as age proceeds, अगर ये नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आती है. See, phimosis is not just about sexual health, but जो बच्चे पैदा होते हैं फाइमोसिस के साथ, जिनका 16-17 साल की उम्र तक करेक्शन नहीं होता, उनके पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, और अगर है तो वो उसको कंफर्म करने के लिए किसी भी क्वालिफाइड सर्जन के पास जाएं और उसका पता करें कि इसके लिए अगर सर्जरी जरूरी है तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट कराएं. ओके. तो अगर ये इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज है एंड ये ठीक भी करवानी चाहिए, बट स्टिल अभी तक इसका क्या सॉलिड ट्रीटमेंट, जैसे आपने बताया कि सर्कमसिजन है, क्या उसके अलावा भी कुछ और चीजें जो मतलब इसको और ज्यादा इफेक्ट करती हैं?
नहीं, अगर established फाइमोसिस है विच इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स, तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। अच्छा। और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अभी मॉडर्न साइंस ने एक स्टेपलर इन्वेंट करा है विच वी बीन यूजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ। नाउ दिस स्टेपलर does the surgery under local anesthesia in just 3 minutes. ओके। Just 3 minutes. कोई स्टिच नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई कैंची नहीं, कुछ नहीं, एंड नंबिंग स्प्रे से लोकल एनेस्थीसिया में देते हैं। A total of 1 hour is all that is required in the hospital. A person comes there and gets operated and can go back and can drive his car back to work. Okay, so that means it's totally safe. Absolutely safe. I've done some 35,000 circumcision surgeries and by the grace of God, no complications so far. Right? So, yeah. And इसमें अगर हम एज पे थोड़ा वापस आते हैं, so अब आप बता रहे हो कि 16-17 साल के बच्चे आते हैं आपके पास, तो आई कंसिडर दिस कि ये सबसे अर्लीस्ट एज वाले बच्चे आपके पास आते होंगे, है ना? बट इसके साथ अगर मैं पूछूं कि सबसे मतलब एज में अगर ओल्डर मैं पूछूं, तो तब भी कोई आया आपके पास? So my oldest patient is about 94 years old, Mrinal. 94 years old? Yes. But 94 years लग गए उनको ये चीज जानने में कि he has a so वही बात है, this gentleman was 94 year old diabetic patient, suffering from recurrent urinary tract infections, बच्चों के साथ रह रहे हैं, grown up grandchildren हैं, कैसे बताएं कि मेरा स्किन पीछे नहीं जा रहा? As I said, it is a social stigma. वो सफर कर रहे हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उन्हें फीवर चढ़ रहा है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, बट ही विल नॉट टेल एनीबडी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो मुझे किसी के थ्रू पता चला, आई कॉल्ड हिम, आई वेंट टू हिज हाउस, आई टोल्ड हिम कि देखा उनको, एंड वी ऑपरेटेड, ही लिव्ड 3 years आफ्टर हिज सर्जरी। ओके। Yeah, so this surgery is absolutely safe at any age group. At any age group, this surgery is very, very simple because all said and done, it is nothing but a simple skin surgery. जो skin खराब हो गई है, जो skin tight हो गई है, वो skin को निकालना है, that's it. चलिए, as being a doctor अगर मैं पूछूं, फाइमोसिस के 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस। फाइमोसिस का एडवांटेज तो कोई नहीं। अच्छा। It is the worst thing that a male can have is phimosis. You see, हमारी बॉडी है, हमारा जो मेल ऑर्गन है, वो अगर नॉर्मल नहीं है, अगर तो वो स्किन पीछे जाती है तो ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर वो स्किन पीछे नहीं जाती तो सबसे पहले तो एज वी मेंशन्ड सेक्सुअल हेल्थ, द पेशेंट विल गेट पेन during not only during erection but also during intimacy. That is number 1. Number 2, जो मेल्स में जो lubricating material होता है जिसको हम स्मेग्मा कहते हैं medically, you see, so which also known as pre-cum in the local language, वो pre-cum जो होता है वो अगर वापस बाहर नहीं जाएगा या साफ नहीं होगा तो that can lead to chronic infections of the head of the penis. This can in longer terms even lead to cancers. Okay. So because I see so many patients, I've had to remove the penis completely for cancer of penis. Okay. अब imagine करो एक simple सी phimosis का treatment which is a 3-minute surgery ignored. अब मेरा youngest patient ये penis का 31-year-old unmarried male था यार, what can be more unfortunate? Yeah. So is it like मतलब totally safe? Absolutely safe. As I said, कोई long term side effect नहीं कुछ? Mrinal, let me point out something here. You see, 75% of the world population is circumcised already. Yeah. You see, they aren't doing bad. है ना? So अगर ऐसा होता, so the 75% of the world population which I'm mentioning is circumcised at infancy, मतलब at birth. At birth it is right. So अगर ये unsafe होता या कुछ आगे further complications होते, so it is a very good surgical procedure. तो अगर फाइमोसिस का हम प्रोसीजर करते हैं, so let's say किसी पेशेंट का आपने आज प्रोसीजर किया है, तो कितने दिन उसको रेस्ट चाहिए, या ये भी एज वाइज डिवाइड हो जाता है, या बैक टू नॉर्मल लाइफ जा सकता है? No, it is, he can return to normal life immediately.
अच्छा See, it takes about 3 weeks to heal completely. मतलब जो सेंसिटिविटी इश्यूज होते हैं, जो पेन इश्यूज होते हैं, इरेक्शन इश्यूज होते हैं, ये सब 3 हफ्ते में पूरे खत्म हो जाते हैं. ओके अगर पेशेंट डायबिटिक है, एल्डरली है, जिसकी हीलिंग कम है, जी. उसमें 4 हफ्ते लग जाएंगे. ओके इससे ज्यादा नहीं लगेगा. सो 3 weeks या मैक्सिमम 4 weeks में ये हील हो जाता है. दूसरा, द ओनली प्रिकॉशंस दैट वी आस्क दीज पेशेंट्स टू टेक इज टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्सर्शन. तो Okay. मेरा जो टाइपिस्ट है वो लिख के देता है, नो जिमिंग नो स्विमिंग. अगर आप ये 2 चीजें अवॉइड कर लो. तीसरा, आप जो क्लोथ्स हैं वो टाइट क्लोथ्स ना पहनो, है ना. तो ये करना है. जो डिस्कम्फर्ट है, सी इट इज अ सर्जरी लाइक एनी अदर सर्जरी, वेदर इट इज डन विद अ स्टेपलर और अ लेजर और द कन्वेंशनल वे. But then surgery is a surgery. It will lead to some kind of discomfort, but it is very well tolerable. Very very well tolerable. 3 हफ्ते निकाल लें, हल्का फुल्का दर्द ऊपर नीचे होता रहता है, but in 3 weeks, in about 7 to 10 days, the pain almost disappears, and in 3 weeks to 4 weeks time, the person can get back to a sexually active life. एंड वाइल डिस्कसिंग शूट से पहले, तब आपने मुझे एक पॉइंट बताया था कि कभी कभार फाइमोसिस के ट्रीटमेंट से जो ब्लड फ्लो होता है इन योर बॉडी या फिर जो ब्लड शुगर होता है उसमें भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है. सर, ये डायबिटिक्स में क्या होता है ना, कि अब जैसे मान लो मेरे पास एक पेशेंट आता है ना, ही इज अ डायबिटिक एंड हैज प्रेजेंटेड विद फाइमोसिस. नाउ दिस पेशेंट, आई वुड नो कि डायबिटीज की वजह से फाइमोसिस है, बिकॉज ही वुड टेल मी, आई वाज नॉट बोर्न विद दिस कंडीशन, इट हैपेंड टू मी आफ्टर आई वाज मैरिड, आई हैड 2 चिल्ड्रन. तो कई बार तो हम डायबिटीज डायग्नोस फाइमोसिस की वजह से करते हैं कि सर आपने अपना शुगर चेक कराया, सर शुगर वुगर मेनू नहीं है. And when he comes to us, he has sugars like 360, 380, 400. तो अब हमारा वो क्या रहता है कि जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, हम लोग ऑपरेट नहीं करते. अब उसके 2 कारण हैं. नंबर 1, कि जब डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है तो ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स का फाइमोसिस रिवर्स हो जाता है. अच्छा. सो नो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक फाइमोसिस जो पैदाइशी है और एक फाइमोसिस जो अक्वायर्ड है, मतलब आफ्टर बर्थ मिली है, राइट, बिकॉज ऑफ स्किन इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ डायबिटीज और बिकॉज ऑफ एज, राइट. तो इसके अंदर डायबिटीज वाली जो फाइमोसिस होगी, वो अगर आपने करेक्टली मैनेज कर लिया, डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया, तो 50% पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. They don't require surgery. And the other reason for not operating in high sugars is because like any other surgery जो high sugars में नहीं करनी चाहिए, because आपका incision खराब हो जाएगा, infection होने के chances है. अब यहाँ पे एक catch है मृणाल. कई बारी क्या होता है कि फाइमोसिस इतनी सिवियर होती है, इतना ज्यादा पेनिस का इन्फेक्शन होता है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डोज बढ़ाते बढ़ाते थक जाते हैं, बट शुगर कंट्रोल में नहीं होती है. ऐसी कंडीशंस में देन वी आर रिक्वेस्टेड कि सर इसका सर्कमसिजन कर दो. एंड यू वुड बी अमेज्ड कितने पेशेंट्स का सर्कमसिजन के बाद शुगर जो अनकंट्रोल्ड थी वो कंट्रोल हो जाती है. ओके. सो द कैरी होम मैसेज हियर इज दैट इफ यू हैव फाइमोसिस and you did not have phimosis at birth, या शुरू से phimosis नहीं है, check yourself for blood sugars. Blood sugars raised है, get them corrected. अगर correct हो गया, chances 50% chances are that they would revert. है ना, phimosis would revert on its own. But उसके बाद भी नहीं होता. शुगर जो है हम मानते हैं कि 140 फास्टिंग और 180 रैंडम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए for us to be able to operate. अगर इन लेवल्स में आ गया, so then it is very safe to do a circumcision. And circumcision के बाद, because सारा जितना इन्फेक्शन है वो सारा खत्म हो जाता है immediately, तो ब्लड शुगर्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं. एंड सर, इसके साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइमोसिस का अर्ली अगर इलाज कर ले तो उसे क्या चीजें पॉजिटिवली चेंज हो जाती हैं इन लाइफ? या सो मृणाल, एज आई सेड के 2 सेक्शंस मैंने बताया कि वन इज बाय बर्थ एंड अदर वन इज एक्वायर्ड. सो एक्वायर्ड वालों का मैनेजमेंट फर्क है, बट जो बाय बर्थ है इनका ट्रीटमेंट अगर हम ऑन टाइम नहीं करते हैं. सो आई हैड पेशेंट्स जो शादी के 3 साल बाद 4 साल बाद, बिकॉज फाइमोसिस की वजह से प्री मेच्योर इजैकुलेशन होता है, इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं. तो you know the youngsters today are very aware sexually and they want to have a good sexual life also. ठीक है, sex is an important part of marriage.
अब अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी तो अलाउ करता है कि इम्पोर्टेंस के ऊपर इट्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, इम्पोर्टेंस इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स आइदर वे। सो अगर कोई इम्पोर्टेंस ट्रीट हो सकता है, सो फाइमोसिस विल लीड टू साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, उसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा। आई हैव सीन पेशेंट्स हु आर गेटिंग डाइवोर्स एंड जब वो सेकंड टाइम सेटल होने से पहले उन्होंने आके बताया कि सर मेरा ये प्रॉब्लम था, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे देखा फाइमोसिस एंड शॉर्ट फ्रेनलम बीमारियां हैं, 3 मिनट में ट्रीटमेंट हो गया, ठीक हो गया। दूसरी बात, जो साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस वाली बात है, वो a boy gets sexually active now. A lot of young adults are sexually active before they get married. जी। तो अगर उस वक्त वो नहीं इसके बारे में अवेयर होते और नहीं ट्रीटमेंट कराते, they would not want to get married because they start thinking, they hold themselves in low esteems, है ना। सो अगर अगर आपने नहीं डायग्नोस किया या कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुए और उनको ये नहीं पता चला, दीज पीपल कम बैक टू अस यू नो विद इंजरीज ड्यूरिंग देयर फर्स्ट इंटीमेसी, ब्लीडिंग, कई बार स्किन पीछे फंस जाती है जिसको पैराफाइमोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में पेनिस की नर्व्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट द बॉयज, द यंग बॉयज, दे हैव टू बी अवेयर, और उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट्स देखते हैं ना कि माइलस्टोन्स बच्चे ने अचीव करे कि नहीं, 1 to walk 2 to talk, जी, है ना भाई, बच्चे की हाइट कितनी आ रही है, बच्चे का वेट कितना बढ़ रहा है, बच्चा स्कूल में कैसे कर रहा है, देन व्हाई नॉट दिस, इट इज सो इम्पोर्टेंट। जी। 14-15 साल की उम्र में माँ बाप अगर बच्चों को पूछ ले, तो फादर, द एल्डर ब्रदर, एनीबॉडी कैन आस्क द बॉय यार तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसके बाद एवरी फाइमोसिस विल नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट। जी। दे शुड गो टू द रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स, उनसे जाके पता करें एंड उसका ट्रीटमेंट करें। It can avoid so many complications, but Mrinal, through you, I want this subject to be made aware of. People have to know. जी। The phimosis पैदाइशी चीज है यार, उसमें आपकी थोड़ा कोई गलती है। अब इसको क्यों छुपा रहे हो, क्यों इससे शर्मा रहे हो? You have to diagnose it and get it treated. It is as important as any other medical disease. बिल्कुल। एंड सर जाते जाते जब हमने इतनी सारी चीजें कवर कर ली है, एनी message, any final remarks that you want to give to all our listeners? Yes, so there is a very important message that I want to give to my listeners. Trust your parents, believe in them, share your problems with them. Your parents are your best friends. Look after yourself, look after your health, share all your problems with your parents. अपने पेरेंट्स को बताओ, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक ही एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर गिव एंड टेक नहीं होता। योर पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, शेयर इट विद योर पेरेंट्स एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। बहुत सही सर, एंड थैंक यू सो मच। Thank you, Mrinal. Thank you so much. Being the part of Big Spotlight. Thank you. And also Pleasure is for, all mine. and also कि इतनी important चीज जो बहुत ही कॉमन है, उसको एक अवेयरनेस के तरीके से, एक बहुत अच्छे वे से ओपनली सामने आके उस चीज को समझाना, एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच कि आपने जिस तरीके से आपने बताया कि 30-40 हजार सर्जरीज इतने लोगों को आप ठीक कर चुके हो, एंड थैंक यू फॉर दैट एज वेल। और जनाब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वीआईपी बनता है और हर रोज आपको ऐसे ही वीआईपी बनाएगा। कैसे? जैसे आज डॉक्टर साहब को लेके आया, वैसे ही बहुत अमेजिंग सी पर्सनालिटीज आपको यहीं मिलेंगी इन बिग स्पॉटलाइट विद आरजे मृणाल। हर संडे सुबह 10 से 12 बजे तक आपकी सुबह भी तो वीआईपी बनानी है कि नहीं? और बस ये दिस इज योर वीआईपी आरजे मृणाल साइनिंग आउट। देखना और सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिस इज योर वीआईपी आरजे मृणाल साइनिंग आउट। हंसते रहो, रब राखा।